Today we are going to start with your textbook content, which is the chapter 4, air. Although I have discussed so many things in the PDF itself, what the air is, how it affects our daily lives, and so many other things. But today we are going to do your textbook. Okay. So what the air is? Our earth is surrounded by the huge blanket of air called atmosphere. हमारे अर्थ के आसपास बड़ा सा एक एयर का ब्लैंकेट है. अच्छा, क्या आपको एयर दिखाई देती है? डेफिनेटली नॉट. यू आर नॉट एबल टू सी द एयर, बट यू कैन फील इट, है ना? कैसे फील करते हैं? जैसे जब गर्मी होती है तो आपको मतलब जब एयर गर्म होती है तो आपको गर्मी लगती है, जब एयर ठंडी होती है तो आपको सर्दी भी लगती है. So that is all because of the air which is surrounded by you are surrounded by the air. Okay, so all living beings on this air depend on the atmosphere for their survival. It provides us the air we breathe and protect us from the harmful effects of the sun rays. जितने भी यहाँ पर अर्थ पर लिविंग बींग्स हैं वो सब, या नॉन लिविंग बींग्स भी हैं, वो भी सब एयर उनके सबके आसपास है. पर एयर लिविंग बींग्स को क्या देती है? एयर लिविंग बींग्स को सर्वाइवल के लिए, उनके जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए एयर हमें ऑक्सीजन देती है. आपको पता है हम सब लोग क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. क्या एक्सहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. सो इट प्रोवाइड्स us the air we breathe and protect us from the harmful effects of the sun rays. जितने भी harmful effect हैं sun rays के, उनसे भी हमें air जो है वो बचाती है. Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during the day and get frozen during the night. अगर हमारे आसपास ये एयर नहीं हो तो गर्मियों में हम जो है वो बेक हो जाएंगे, हमको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, हम जल जाएंगे, और रात को इतनी ज्यादा ठंड लगेगी कि हमारी आइसक्रीम जम जाएगी. अब किसी को अपनी आइसक्रीम तो जमाना अच्छा नहीं लगता होगा, आई एम श्योर. ठीक है. सो इट इज दिस मास ऑफ एयर दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑफ अर्थ लिवेबल. तो ये जो अर्थ का जो हमारा एक मोटा सा ब्लैंकेट है एयर का, ये एयर की ही वजह से हम जो है वो बहुत अच्छे से ये देखते हैं कि हम यहाँ पर अच्छे से रह पा रहे हैं. कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर में अलग अलग चीजें अवेलेबल हैं. क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं आप इस पिक्चर को देखिए. अच्छा, ओके, यू हैव टू ड्रॉ दिस पिक्चर इन योर कॉपी ऑल्सो. ओके, क्या बनाना है आपको इस पिक्चर में? इस पिक्चर में आपको ये पाई चार्ट बनाना है. आपको ये गर्ल की पिक नहीं बनानी है, ठीक है? ये केवल जो एरिया है ना, ये आपको बनाना है, सर्कल वाला जो एरिया है ये बनाना है. अब आप इसको ध्यान से देखिए. क्या है ये? इसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78%. और हमारी ऑक्सीजन जिसे हम इनहेल करते हैं वो कितने परसेंट है? 21%. और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03. और भी गैसेस हैं जैसे आर्गन, हीलियम, ये गैसेस भी हैं, लेकिन इनका परसेंटेज जो है वो बहुत ही कम है. आर्गन का आप देखेंगे 0.93% है, और अदर गैसेस जो हैं वो 0.04% है. ठीक है. तो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. कंपोजिशन का मतलब अर्थ में क्या, सॉरी, एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, तो दैट इज नोन एज कंपोजिशन. ठीक है. डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन while breathing is actually a mixture of many gases, nitrogen and oxygen. Now underline this: nitrogen and oxygen are two gases which make up the bulk of the atmosphere. Underline this sentence, this is an important one. कि कौन कौन सी दो गैसेस हैं जिसकी जो बल्क में यानी बहुत सारे अमाउंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. These two gases are nitrogen, which is 78%, and oxygen, which is 21%. Okay, now only two gases are not present in the atmosphere. There are many other gases which are present in the atmosphere, and those gases are carbon dioxide, helium, ozone, argon, and hydrogen are found in the lesser quantities.
Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. The pie chart gives you the different percentage of different constituents of air. अच्छा, सिर्फ गैसेस ही नहीं है, छोटे छोटे से डस्ट पार्टिकल्स भी एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। आपने देखा होगा सुबह सुबह जब आप अपने खिड़की का पर्दा हटाते हो तो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में तैरते हुए दिखाई दे जाते हैं। Those are known as the dust particles. Okay. So, nitrogen is the most plentiful gas in the air. ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। कितने परसेंट है? 78% है। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. जब हम सांस लेते हैं तो हमें 78% जो हमारा नाइट्रोजन है, तो थोड़ा सा अमाउंट हम इनहेल भी कर लेते हैं, लेकिन वो हम एक्सहेल कर देते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? उनको जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए जरूरत होती है। पर दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, वो डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, तो उनको किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? एक बैक्टीरिया की हेल्प लेनी पड़ती है। अब ये बैक्टीरिया कहाँ होता है? ये रूट्स में, कुछ प्लांट्स के रूट्स में, सॉइल में। आपको पता है रूट्स कहाँ होते हैं? सॉइल में होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं अर्थ के। तो इनके रूट्स में ये बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है? एयर से नाइट्रोजन लेता है और उसको प्लांट्स के अकॉर्डिंगली यूजफुल फॉर्म में ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है। सो bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air and change its form on so that plants can use it. तो plants जब उसका बैक्टीरिया जो है, जो रूट में ऑलरेडी है, वो बैक्टीरिया इसको नाइट्रोजन को चेंज कर देता है, और फिर प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को यूज कर पाते हैं। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। नाउ अंडरलाइन दिस लाइन, oxygen is the second most plentiful gas in the air. Human and animals take oxygen from the air as they breathe. Green plants produce oxygen during photosynthesis. In this way, oxygen content in the air remains constant. If we cut trees, then this balance gets disturbed. Oxygen जो है वो बहुत सारी हमारी एयर में ऑलरेडी मौजूद है, और ह्यूमन और एनिमल दोनों ही ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं ब्रीदिंग के लिए। हम जब सांस लेते हैं तो क्या अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ये तो आपको पहले से पता है। और ग्रीन प्लांट्स जो है वो एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं, और अपना खाना बनाने के बाद क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। ठीक है। तो हमेशा एक बैलेंस बना हुआ रहता है, किस चीज का? जो हम, जैसे हम सांस लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, तो ये एक ऑलरेडी नेचर में हमें ये बैलेंस बना के दिया हुआ है। पर अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को या ट्रीज को नुकसान पहुंचाएंगे, कट करेंगे या उनको नहीं उगाएंगे, तो हमारा ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा हमें? हमें ये फर्क पड़ेगा कि हम जो है वो सांस लेने में दिक्कत महसूस करेंगे, प्रॉब्लम महसूस करेंगे। Okay, carbon dioxide is another important gas. Green plants use carbon dioxide to make their food and release oxygen. Human or animal release carbon dioxide. The amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. कार्बन डाइऑक्साइड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। अब ये गैस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके अपना खाना बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। अच्छा, जब ये खाना बनाते हैं और तब क्या होता है?
तब क्या होता है कि खाना तो उन्होंने बना लिया, उसके बाद वो बहुत सारी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, और ये ऑक्सीजन हम लोग यानी एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स जो है वो इनहेल करते हैं। तो ये परफेक्ट बैलेंस हमें नेचर ने बना के दिया है, लेकिन हम यानी ह्यूमन बीइंग्स इस बैलेंस को कभी कभी अपसेट कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। कैसे बिगाड़ देते हैं? However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. जो आप कई बार देखते हो कि किसी किसी चीज कुछ काम करने के लिए हम कोल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोयला। कोयले को जलाते हैं, और जब हम कुछ चीजों को जलाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एनवायरनमेंट में। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है एनवायरनमेंट की, और कार्बन डाइऑक्साइड के को बढ़ा देती है, वॉल्यूम को बढ़ा देती है। अब जब ये वॉल्यूम बढ़ जाता है तो हम देखते हैं कि ये हमारे वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स हैं। कौन कौन सी लेयर है? अब आप इस पिक्चर को देखिए। सबसे पहले नीचे ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर में सभी क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, और हमारी जो अर्थ है, जो माउंटेन्स हैं, सब कहाँ आते हैं? ट्रोपोस्फेयर में आते हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है। ये इसमें कोई भी क्लाइमेटिक चेंजेस नहीं होते हैं। नहीं होते हैं क्या? क्या मतलब होता है कि इसमें आपको क्लाउड्स वगैरह नहीं दिखाई देते हैं। तो ये परफेक्ट होता है एरोप्लेन के चलने के लिए, क्योंकि अगर एरोप्लेन को क्लाउड में से जाना पड़ेगा ना, तो उसको प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज अ परफेक्ट रीजन, परफेक्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें एरोप्लेन आराम से चल सकते हैं। देन मीजोस्फेयर। अब ये मीजोस्फेयर में क्या होता है? मीजोस्फेयर में आपको मालूम है अर्थ के आसपास बहुत सारे एस्टेरॉइड्स और मीटियोर्स घूमते रहते हैं, है ना? और वो जब अर्थ के कांटेक्ट में आते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जब वो अट्रैक्ट होते हैं तो मीजोस्फेयर में आके ये मीटियोराइट्स जो हैं वो बर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो मीजोस्फेयर में बर्निंग ऑफ मीटियोराइट होता है। देन आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या होता है? जो भी हमारे सैटेलाइट्स वगैरह आर्टिफिशियल, एक तो नेचुरल सैटेलाइट होता है। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? आप सबको पता है, मून है ना? बट बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी अर्थ से छोड़े जाते हैं। क्यों छोड़े जाते हैं? उससे हमें टीवी की वेव्स मिलती हैं या रेडियो की वेव्स मिलती हैं। यहाँ पर सैटेलाइट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो अर्थ से वेव्स आती हैं उनको पकड़ते हैं, कैप्चर करते हैं, और वापस कहाँ छोड़ देते हैं? अर्थ की तरफ छोड़ देते हैं। एंड देन एक्सोस्फेयर, दिस इज अ स्पेस, जो बाहरी स्पेस है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है हमारी, दैट इज नोन एज एक्सोस्फेयर. So our Earth atmosphere is divided into 5 layers starting from the Earth's surface. These are ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये तो हो गई 5 लेयर्स। अब हम इनके बारे में अलग अलग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर मोस्ट लेयर विच इज ट्रोपोस्फेयर। सबसे नीचे की लेयर है जो ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। ठीक है, हम ट्रोपोस्फेयर में पहाड़ों को देखते हैं, है ना? This layer is the most important layer of the atmosphere. Its average height is 13 किलोमीटर। एवरेज हाइट कितनी है इसकी? 13 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा, इसके 13 किलोमीटर के ऊपर से स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है। ओके, द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर। तो जितनी भी हम एयर की बात कर रहे हैं वो सब कहाँ पर प्रेजेंट है? ट्रोपोस्फेयर में।
Almost all weather phenomena like rainfall, fog, hailstorm occur in this layer. अब बारिश भी इसी ट्रोपोस्फेयर में होती है और ओले भी इसी ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। फॉग क्या होता है, आप सर्दियों में देखते हैं एक हल्का सा धुआं होता है आपके एनवायरनमेंट में, आपके आसपास, दैट इज नोन एज फॉग। तो ये जो फॉग है ये भी आपको ट्रोपोस्फेयर में ही मिलता है, ठीक है। तो जितने भी वेदर के फिनोमिना होते हैं, वेदर के चेंजेस होते हैं, वो कहाँ होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। देन कम्स योर स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर की ऊपर वाली लेयर होती है। Above the troposphere lies the stratosphere. It extends up to the height of 50 किलोमीटर। इसकी हाइट कितनी है, 50 किलोमीटर है। This layer is almost free from clouds and associated weather phenomenon. इस लेयर में कोई भी क्लाउड्स नहीं होते और ना ही इस लेयर में बारिश होती है, ना ही इस लेयर में बर्फ पड़ती है, कुछ भी नहीं होता। तो ये बिल्कुल क्लियर लेयर होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये आइडियल होती है, ये सबसे अच्छी होती है किस चीज के लिए, फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, ठीक है। This layer is almost free from the clouds and associated weather phenomena, making condition most ideal for flying aeroplanes. One important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. We have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays. अच्छा, इस stratosphere में एक और गैस होती है which is known as ozone gas, ozone layer, है ना। ये जो लेयर होती है ये गैस की, वो क्या करती है, वो हार्मफुल रेज को अर्थ पे आने नहीं देती। अगर हार्मफुल रेज अर्थ पे आ जाएंगी तो हमें बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट इज योर मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर वो लेयर है जिसमें मेटेराइट्स बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। This is the third layer of the atmosphere. It lies above the stratosphere. It extends up to the height of 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर की ये पूरी लेयर है। ये लेयर हाइट का मतलब ये होता है ना। तो this layer is of 80 किलोमीटर and meteorites burn up in this layer on entering from the space. जितने meteorites अगर अर्थ के कांटेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, वो इस लेयर में बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। थर्मोस्फेयर। In thermosphere, temperatures rises very rapidly with increasing height. बहुत तेजी से टेम्परेचर बढ़ता है थर्मोस्फेयर में। आयनोस्फेयर is a part of this layer. इस आयनोस्फेयर जो है वो इस लेयर का एक पार्ट है। It extends between 80 to 400 किलोमीटर। तो 80 से 400 किलोमीटर की हाइट पे हमें थर्मोस्फेयर मिलता है। This layer helps in radio transmission. In fact, radio wave transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. इस लेयर में रेडियो क्या करता है, ये लेयर के पास पहले रेडियो ट्रांसमिशन जाता है। अच्छा, रेडियो ट्रांसमिशन कहाँ से जाता है, रेडियो स्टेशन से जाता है। आपने बड़े बड़े टावर्स देखे हैं, वो टावर्स क्या करते हैं, वो वेव्स को ऊपर थर्मोस्फेयर की तरफ छोड़ते हैं और वहां पर थर्मोस्फेयर में उसको पकड़ के उसको क्या करता है, थर्मोस्फेयर वापस जो है वो अर्थ की तरफ फेंक देता है। तो ये इस तरीके से हमें रेडियो की वेव्स, यानी आप लोग रेडियो सुनते हैं तो रेडियो की जो वेव्स हैं वो इस तरीके से अर्थ पर आती हैं। देन कम्स एक्सोस्फेयर। The uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere. This layer has a very thin air. यहाँ पर बहुत कम एयर प्रेजेंट होती है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है एक्सोस्फेयर की, this layer has very thin air. Underline this line. Light gases like helium, hydrogen float into the space from here. जो लाइट गैसेस है वो यहाँ से कहाँ को चली जाती है, स्पेस की तरफ चली जाती है। तो सबसे थिन एयर कहाँ मिलती है, एक्सोस्फेयर में मिलती है। ओके ओके, so now we are going to start with the new topic, which is weather and climate. Is it going to rain today? Will it be bright and sunny today? How many times have we heard this from the ancient cricket fans speculating the fate of one-day match?
If we imagine our body to be the radio and the mind its speaker, weather is something that fiddles with its control knobs. ओके क्या होता है आपने कई बार देखा इवन न्यूज में भी नॉट ओनली इन क्रिकेट बट न्यूज में भी आपने कई बार देखा होगा कि सबसे आखिरी में वेदर रिपोर्ट दी जाती है और वेदर रिपोर्ट में क्या होता है कि पर्टिकुलर एरिया में बारिश होगी पर्टिकुलर एरिया में विंड चलने वाली है या बहुत ब्राइट सनी होने वाला है तो these are the things which are included in the weather report so क्या क्या यहाँ पे क्या किस चीज की बात हो रही है कि जो क्रिकेट फैंस जो हैं वो क्रिकेट का मैच स्टार्ट होने से पहले क्या करते हैं सबसे पहले किसकी बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं वो वेदर की है ना तो वेदर क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर ब्राइट डे होगा अच्छा धूप निकली होगी अच्छी सी धूप होगी खूब अच्छी धूप होगी तो क्रिकेट का मैच आराम से होगा लेकिन अगर बारिश हो गई तो फिर क्रिकेट का मैच हो पाएगा नहीं हो पाएगा ना सारे प्लेयर्स को क्या करना पड़ेगा भाग के स्टेडियम के अंदर जाना पड़ता है ना तो इसलिए वेदर रिपोर्ट किसी भी मैच नॉट ओनली क्रिकेट मैच फुटबॉल मैच के पहले भी हम वेदर की रिपोर्ट पक्का देख लेते हैं ठीक है नाउ अंडरलाइन दिस सेंटेंस वेदर इज दिस आवर टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वेदर होता क्या है हर घंटे में वेदर या हर दिन में वेदर कैसा होगा एटमॉस्फेयर कैसा होगा क्या कंडीशन होगी एटमॉस्फेयर की इसी को हम वेदर कहते हैं अ हॉट और ह्यूमिड वेदर मेक्स वन इरिटेबल बहुत ज्यादा गर्मी होती है या बहुत ज्यादा आपको पसीना आ रहा होता है तो हम इरिटेबल हो जाते हैं इरिटेबल का मतलब चिड़चिड़े होना मतलब हम कंफर्टेबल नहीं रहते है ना हमको गुस्सा आने लग जाती है जब बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत चिपचिप होती है तो A pleasant breezy weather can make one cheerful and even plan for an outing. Weather can change dramatically from day to day. However, the average weather condition of a place for a longer period of time represent the climate of a place. अगर वेदर बहुत अच्छा सा होता है अच्छा सा वेदर कैसे होता है जब धूप भी बहुत तेज नहीं होती हल्की हल्की हवा चल रही होती है तो हम कहते हैं आज तो वेदर बहुत अच्छा है सुहाना है ना और जब वेदर अच्छा सुहाना होता है तो हम आउटिंग की भी प्लानिंग कर लेते हैं आउटिंग मतलब पिकनिक पे जाते हैं ना जब बहुत अच्छा सा वेदर होता है तो दैट इज नोन एज आउटिंग यानी कहीं बाहर जाना ओके अब वेदर को कैसे डिफाइन करेंगे तो अंडरलाइन कीजिए इस सेंटेंस को वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे द एवरेज वेदर कंडीशन of a place for longer period of time represent the climate of a place सॉरी मैंने गलत बोल दिया वेदर को नहीं डिफाइन कर रहे हैं हम यहाँ पर हम क्लाइमेट को डिफाइन कर रहे हैं क्या है क्लाइमेट एक एवरेज वेदर कंडीशन एक जगह की बहुत लंबे टाइम के लिए क्या दिखाती है क्लाइमेट दिखाती है द एवरेज वेदर कंडीशन अंडरलाइन दिस द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस वहां की क्लाइमेट कैसी है वहां की पहाड़ों की बात करें तो जैसे शिमला की क्लाइमेट कैसी है शिमला की क्लाइमेट जो है वो ठंडी है ठंडी का मतलब वहां पर पूरे साल भर में हर टाइम पर ठंडा रहता है सूरज की रोशनी बहुत तेज नहीं होती तो बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती तो हम क्या कहते हैं कि वहां की क्लाइमेट ठंडी है नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव अ डेली वेदर फोरकास्ट अब आपको पता लग गया होगा कि हमको डेली वेदर फोरकास्ट यानी मौसम की जानकारी जो दी जाती है न्यूज में वो क्यों दी जाती है ठीक है टेम्परेचर टेम्परेचर का क्या मतलब होता है टेम्परेचर आपको बुखार आता है तो आपको पता है आप किससे अपना बुखार नापते हैं थर्मामीटर से नापते हैं ना आपकी मम्मी जो है वो थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर नापती है और फिर बताती है आपको कितना टेम्परेचर है यानी कितना बुखार है तो उसी तरह द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर लेकिन जो टेम्परेचर आप जैसे ही बाहर आते हैं तो आप क्या बोलते हैं आज बहुत गर्मी है
आज बहुत सर्दी है, तो आप कैसे बोलते हो? अगर आपको गर्म लग रहा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो आप कहते हो कि नहीं आज गर्मी है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम होता है तो क्या बोलते हो? आज सर्दी है। सो अंडरलाइन दिस लाइन, the degree of hotness and coolness of the air is known as temperature. क्या है टेम्परेचर? कितना गर्म है या कितनी ठंडी है? कौन? एयर। कितनी गर्म है एयर या कितनी ठंडी है एयर, इसे हम टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। समर्स आर हॉटर देन विंटर्स। टेम्परेचर जो है वो केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि हर मौसम में। अब आप देखिए कि दिन में गर्मियों में कितनी तेज गर्मी होती है, ओह माय गॉड, बाहर निकलने का मन नहीं करता घर से। लेकिन सर्दियों में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती, आपका मन होता है कि हम बाहर जाके धूप में बैठे। गर्मियों में आप धूप में बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। सर्दियों में इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता, तो आपका मन होता है कि ओके हम थोड़ी देर तो धूप में बैठ जाएं। An important factor that influences the distribution of the temperature is insolation. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या करता है कि इंसोलेशन, टेम्परेचर का इंसोलेशन। क्या होता है ये इंसोलेशन? इंसोलेशन जो सूरज से हमारे पास एनर्जी आती है ना, और वो एनर्जी हमारी अर्थ जो है वो पकड़ के रखती है, उसको हम क्या कहते हैं? इंसोलेशन कहते हैं। ठीक, the amount of insolation decreases from equator towards the pole. जो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा इंसोलेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको मालूम है इक्वेटर पे सन रेज डायरेक्टली आती हैं, एकदम सीधी पड़ती हैं, तो जहां पर सीधी सन रेज पड़ेंगी वहां पर सबसे ज्यादा इंसोलेशन होगा। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये इंसोलेशन कम होने लगता है। Therefore, the temperature decreases in the same manner. Now, do you understand why poles are covered with snow? If the earth temperature rises too high, it would become too warm for some crops to grow. Temperature in cities is much higher than that of the villages. The concrete and metal in the building and the asphalt of roads get heated up during the day. This heat is released during the night. जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे ये टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है, इंसोलेशन हमारा कम होता जाता है। तभी हम देखते हैं कि हमारे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसमें खूब सारी बर्फ जमी हुई है। और अर्थ का टेम्परेचर जो है अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हमारी कई सारी क्रॉप्स जो है, क्रॉप्स क्या होती है? जो खेती की जाती है, वो खेती जो है हमारी कई सारी फसल जो है, उसको क्रॉप्स को हम हिंदी में फसल कहते हैं, तो फसल जो है वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी। अच्छा, सिटीज का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जबकि विलेजेस का इतना हाई नहीं होता। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सिटीज में प्लांट्स कम होते हैं, ट्रीज कम होते हैं, इस वजह से जो सिटीज का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात क्या होती है कि सिटीज में आप देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत सारे घर होते हैं, है ना, तो वो जो घर में भी आपने देखा है कंस्ट्रक्शन साइट पे कई बार हम देखते हैं बड़ी बड़ी रॉड्स पड़ी हुई होती हैं। तो ये रॉड्स क्या करती हैं? ये रॉड्स हम अपनी दीवारों में डालते हैं, जिसकी वजह से हमको एक अच्छा सा फ्रेमवर्क मिल जाए दीवार खड़ी करने का। तो ये जो फ्रेमवर्क होता है ये हेल्प करता है बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए। तो इसमें जब हम रॉड डालते हैं तो ये रॉड्स भी दिन के टाइम में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं, और रात के टाइम में धीरे धीरे ये अपनी हीट को छोड़ते हैं। ऑल्सो द क्राउडेड हाई rise building of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities. तो इस तरीके से क्या होता है कि जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जहाँ पे होती है उतनी ही गर्मी बहुत ज्यादा होती जाती है सिटीज में। जबकि विलेजेस में क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, इस वजह से हम जो देखते हैं कि विलेजेस में इतनी ज्यादा गर्मी हमें नहीं लगती है, हमें
ठंडक सी महसूस होती है। ठीक है, सो आज हम केवल इतना ही करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक एयर प्रेशर। सो नाउ you can